नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहेंगे। तो आज हम चैप्टर 1 हिस्ट्री क्लास 10th का है, जो यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका आज पार्ट 2 है। कितना है? पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले देखिए कहाँ तक 1830 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। तब इससे आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये तो जान गए कितना है, पार्ट 2 है। जो इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे वो पार्ट 1 देख लेना है, ठीक है? तब और अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे। तो पहला, लुई फिलिप की कमजोर नीति था। दूसरा, लुई फिलिप के द्वारा प्रक्रियावादी गीजों को प्रधानमंत्री बनाना था। लुई फिलिप क्या था? लुई फिलिप अच्छा राजा नहीं था, एकदम नकम्मा राजा था, खाली बैठा रहता था राजमहल में। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 3 नंबर में है, वैधानिक, संवैधानिक और आर्थिक किसी भी प्रकार का सुधारणात्मक कार्य नहीं किया गया था। यानी इसके राजकाल में कोई भी संवैधानिक या सुधारात्मक कार्य नहीं किया गया था। ये तो हम कहें नहीं, ये खाली बैठने में बैठल खाता था, बस सोता रहता था। यही काम था इसका। कोई विकास नहीं करता था देश में ये। उसके बाद देखिए 4 में है, पूंजीपति वर्ग का साथ देना। उसके बाद लुई फिलिप ऐसा था जो अमीर लोग का साथ देता था, जिसके पास ज़्यादा रुपया है। वही बात था, पूंजीपति वर्ग के साथ रखता था। उसके बाद देखिए असफलता विदेश नीति। क्या था? असफलता विदेश नीति। उसके बाद बेरोजगारी एवं भूखमरी का बढ़ना। इसके लुई फिलिप के राज्यकाल में क्या हुआ था? जनता में बेरोजगारी और भूखमरी का बढ़ना बहुत अधिक हो गया था। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं इससे। उसके बाद देखिए 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। तो पहला देखिए पुरातन व्यवस्था का अंत, यानी पुराना जो व्यवस्था था उसका अंत हुआ। उसके बाद द्वितीय गणराज्य की स्थापना। उसके बाद क्या हुआ? द्वितीय गणराज्य का स्थापना हुआ। तीसरा नंबर में देखिए नेपोलियन तृतीय का फ्रांस का सम्राट बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ? लुई फिलिप के बाद कौन राजा बना था? तो लुई फिलिप के बाद नेपोलियन तृतीय फ्रांस का सम्राट बना था। सम्राट यानी राजा बना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब जो पॉइंट बता रही है, ये सब पॉइंट को ध्यान देना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ये सब पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 19वीं सदी के मध्य इटली 7 राज्यों में विभक्त है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। जो 19वीं सदी के मध्य इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो इटली कितने राज्यों में विभक्त था? तो 7 राज्यों में विभक्त था। उसके बाद देखिए आप देखिए कौन कौन राज्य। देखिए सोइसा कौन राज्य में? सार्डिनिया का राजा था। क्या था? सोया क्या था? सार्डिना राजा में। उसके बाद देखिए लंबोडिया और वेरानेसिया पर किसका अधिकार था? लंबोडिया और वेरानेसिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। उसके बाद देखिए सिसिली और नेपलस पर किसके था? फ्रेंडीलैंड था, राजा था, उस राजा का नाम होगा। उसके बाद देखिए उसके बाद पेपल पॉप क्या था? इस पर भी शासन क्या था? उसके बाद देखिए इटली के एकीकरण में बाध्यता, यानी इटली के एकीकरण को कौन कौन चाहता था जो नहीं हो? उसका कारण क्या था जो इटली को एक तरह। उसके बाद देखिए इटली कई छोटे राज्यों में विभक्त था। इटली क्या था? इटली कई छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसके कारण इटली का एकीकरण करना संभव था। यह भी एक बाध्यता तो था। उसके बाद देखिए इटली और ऑस्ट्रेलिया तथा पर्सा जैसे विदेशी राज्यों का हस्तक्षेप था। इटली में क्या था? इटली में ऑस्ट्रेलिया तथा पर्सा जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप भी था। उसके बाद देखिए 3 नंबर में है पोप का इच्छा था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। उसके बाद देखिए इटली एकीकरण में सहायक तत्व। अब देखिए इटली के एकीकरण में क्या क्या सहायक तत्व था। तो पहला हो गया राष्ट्रवाद विचारधारा का प्रभाव। पहला क्या था? राष्ट्रवाद विचारधाराओं का प्रभाव। उसके बाद देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव। इटली विजय के बाद नेपोलियन द्वारा इटली को 3 गणराज्यों में गठन
सिसिली, लिंगुआ और ट्रांसपेंट में किया गया था। उसके बाद देखिए वियना कांग्रेस के द्वारा के 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण कर दिया गया। किसके द्वारा? वियना कांग्रेस के द्वारा सार्डिनिया और पिडमाउंट का एकीकरण कर दिया गया था। उसके बाद मेटरनिक की प्रक्रियावादी सोच। मेटरनिक क्या थी? मेटरनिक की प्रक्रियावादी सोच। उसके बाद नागरिक आंदोलन क्या था? नागरिक आंदोलन। चलिए उसके बाद है मेजनीन, कॉन्ट काबूर और गैरिबाल्डी का योगदान था। यानी इटली के क्रांति में मेजनीन, कॉन्ट काबूर और गैरिबाल्डी इसका बहुत बड़ा योगदान था। यही तीनों था, इसके ही कारण से इटली का एकीकरण संभव हो पाया, नहीं तो जल्दी संभव हो नहीं पाता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेजनी का परिचय। देखिए मेजनी, दूसरा कलर ले लो, दूसरा कलर करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। उसका ये कलर इसका ये ले लेते हैं। उसका देखिए मेजनी, उसका क्या है? मेजनी साहित्यकार, यही घसा जाता है, इसको करते हैं हाइलाइटर से। तो चलिए उसके बाद देखिए मेजनी साहित्यकार, गणराज्य विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति। मेजनी साहित्यकार और विचारों का योग्य सेनापति था। उसके बाद देखिए मेजनी का संबंध कार्बोनरी नामक गुप्त दल से था। मेजनी का संबंध किसे? कार्बोनरी गुप्त दल से था। उसके बाद 1830 में मेजनी उत्तरी और मध्य इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक ने नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण से मेजनी को पलायन करना पड़ा। पहले पलायन यही होता है, भाग जाना, इससे पहले भी बताइए। तो अब देखिए 1830 में मेजनी ने चाहा जो इटली का एकीकरण करना, लेकिन इसको कौन बाधित कर दिया? मेटरनिक के नागरिक आंदोलन को दबा दिया, जिसके कारण से मेजनी को इटली के पलायन। देखिए मेटरनिक जो था वह मेजनी के ये पलायन को क्या किया? इसमें मेजनी उत्तरी और मध्य इटली, याद रखिए उत्तरी और मध्य इटली एकीकरण करना चाहा, लेकिन मेटरनिक के नागरिक आंदोलन को दबा दिया गया, जिसके कारण से मेजनी को इटली में पलायन करना पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए मेजनी ने 1831 में यंग इटली, क्या यंग इटली का नामक संस्था का स्थापना किया। उसके बाद मेजनी ने 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। 1848 में मेजनी पुनः इटली आया। अब देखिए 1831 में यंग यूरोप का स्थापना किया। उसके बाद 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया और 1848 में क्या चीज़ का स्थापना किया? मेजनी पुनः स्थापना क्या करना चाहिए, इधर लिखे हैं। अब देखिए 1848 में मेजनी पुनः इटली आया और उसे गणराज्य बनाना, क्या 1848 में मेजनी गणराज्य बनाना चाहता था। 1848 में मेजनी क्या गणराज्य बनाना चाहता था। तो वही बात है, लेकिन सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक चार्ल्स एडवर्ड की हार के कारण उसे फिर पलायन करना पड़ा। पलायन मतलब समझते हैं लोग, पलायन यानी होता है भाग जाना, समझिए। फिर नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे, किस वीडियो में? फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय प्यारी बच्चों।